अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स। और आज हम कॉलिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा ये बीमारी परेशान करती है, माँ की नींदें हराम कर देती है। इस बीमारी में बच्चे बहुत ज़्यादा शदीद क्राई करते हैं, उनके पेट में दर्द होता है। अंग्रेज़ी में इसको कॉलिक कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इसको कॉलिक कहते हैं, इन्फेंटाइल कॉलिक कहते हैं। और आम जुबान में इसको गैस का मसला कहा जाता है। किसी बच्चे के पेट में गैस हो गई है, माएँ बताती हैं कि बच्चे के पेट में गैस हो गई है, डॉक्टर साहब ये रात को रोता रहता है इसके पेट में। और ये जो है वो बहुत ज़्यादा हिलजुल करता है, बच्चे अपने आर्म्स मूव करते हैं, अपनी टांगें उठा के डॉमिन के साथ लेके आते हैं और फिर एक्सेसिव क्राइंग भी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉलिक की जो है वो वजूहात क्या होती हैं, कौन सी उम्र में ये कॉलिक सबसे ज़्यादा होती है। कॉलिक जो है आमतौर पे पैदा होते ही बच्चे को कॉलिक नहीं होती। 15 से 20 दिन या 1 महीने के अराउंड ये कॉलिक का मसला जो है वो स्टार्ट होता है। कुछ बच्चों को 1 महीने के बाद शुरू होता है और ये जो है 2 महीने 3 महीने पे ये पीक पे होता है और अक्सर बच्चों को 4 से 6 महीने के दरमियान ये मसला हल हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में इससे बियॉन्ड भी चलता है। ऐसे बच्चों में कुछ और बीमारियाँ भी होती हैं, जैसा कि उल्टी आना, जैसा कि बहुत ज़्यादा मोशन लगना, जैसा कि दूध की कमी या दूध की वजह से होने वाली एलर्जीज़। तो ऐसे बच्चों को ये कॉलिक का मसला जो है वो 6 मंथ से बियॉन्ड भी रहता है। आमतौर पे 6 मंथ्स पे अगर कॉलिक जो है वो किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से ना हो, प्राइमरी कॉलिक हो, यानी जिसमें सिर्फ आंतों की हरकत ज़्यादा हुई होती है, तो वो 6 मंथ्स पे रिजॉल्व कर जाता है। वजह जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी ये होता है कि जब बच्चे को भूख लगती है तो उसकी आंतें बहुत ज़ोर से सिकुड़ती हैं, बहुत ज़ोर से हरकत करती हैं और बच्चे को इतनी ज़ोर से वो आंतें हरकत करती हैं कि बच्चे को दर्द महसूस होता है और वो नींद से जाग जाता है और रोता है। तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है छोटे बच्चों का कि उसको पेट में दर्द होता है, कॉलिक होता है, उसकी आंतड़ियाँ बहुत ज़ोर से सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, और तो उसकी वजह से माँ को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा अभी भूखा है। और वो दर्द इतना शदीद होता है कि उसको नींद से भी जगा देता है, क्योंकि बच्चे जो है वो अप टू 21 आवर 22 आवर अ डे नॉर्मली सो सकते हैं। तो वो जब भी सोया होता है, अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है कि उसके पेट में दर्द होता है भूख का और वो जाग जाता है। और उसकी आंतों की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उसने बहुत जल्दी-जल्दी दूध को चर्न करके उससे एनर्जी लेनी होती है और एक एक्स्ट्रा दूध ज़ाया करना होता है अपने जिस्म से। तो इस वजह से ये होता है कि बच्चे को वो जो आंतों की एब्नॉर्मली एक्सेसिव हरकत है या नॉर्मल एक्सेसिव हरकत है, उसकी वजह से दर्द होता है। 2 से 6 महीने के दरमियान सबसे शदीद होता है, 6 महीने के बाद आमतौर पे रिज़ॉल्व कर जाता है। तो क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? किस बच्चे को हम कहेंगे कॉलिक है? उस बच्चे को हम कॉलिक कहेंगे देयर इज़ अ रूल ऑफ 3। अगर एक बच्चा दिन में 3 घंटे से ज़्यादा क्राई करता रहता है, अगर ऐसा मसला हफ्ते में 3 दिन कम से कम होता है, 3 घंटे, हफ्ते में 3 दिन, आउट ऑफ 7 डेज़ 3 दिन उसको कॉलिक, उसको जो है वो ये तकलीफ रहती है पेट के दर्द की, और 3 वीक्स कंसेक्यूटिव अगर उसको चलता रहता है ये मसला, तो इसको हम कॉलिक डायग्नोज करते हैं, इन्फेंटाइल कॉलिक डायग्नोज करते हैं। फिर इसमें स्ट्रैटेजी क्या करते हैं, कैसे इस बीमारी को रोकते हैं, कैसे इसका तदारुक करते हैं, कैसे बच्चे को सूद करते हैं, उसमें मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ हैं। इवन पेसिफायर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल कॉलिक फीडर्स होते हैं, ऐसे फीडर्स होते हैं जिनमें से बच्चे के मैदे में हवा कम जाती है। वो जब एरोफेगी करता है तो उस एरोफेगी की वजह से भी बच्चे को कॉलिक होता है। एरोफेगी मतलब हवा खाता है। जब आपने अक्सर देखा होगा बच्चे को जब दूध पिला रहे होते हैं तो उसके फीडर में निपल के अंदर हाफ कॉलम जो है, हाफ लेवल जो है वो दूध का होता है और बाकी एयर होती है। तो वो बच्चा लगातार साथ साथ एयर भी सक इन कर रहा होता है और वो एयर भी उसके मैदे में जा रही होती है। तो ये बात ठीक नहीं है। ऐसे बच्चे को एरोफेगी नहीं करनी चाहिए। उसका जो निपल है उसके अंदर पूरा दूध होना चाहिए और उसको दूध सक इन करना चाहिए, और वो जब रिलीज़ करे अपने निपल को तो इर्द-गिर्द से हवा उसके मुँह के अंदर से होती हुई निपल में वापस जाए, तो ऐसे उसको कॉलिक के चांसेस होने कम हो जाएँगे। फिर वेंटेड फीडर्स होते हैं, ऐसे फीडर्स होते हैं जिनमें एक वन वे वाल्व होता है, ताकि उसके बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाना पड़े। बच्चा जब बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाता तो उसको एरोफेगी कम होती है। उसको उसके मैदे में हवा कम जाती है और वो ईज़िली जो है वो मिल्क उसके मुँह में ड्रॉप होता रहता है और बेबी उसको स्पून से पीता रहता है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं, उनमें भी ये स्ट्रैटेजी ठीक रहती है, निपल का सुराख थोड़ा-सा खुला कर दें,
बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना सक करना पड़े। इसी तरह बड़े बच्चों में भी थोड़ा आप ऐसे कर सकते हैं, निपल का सुराख थोड़ा-सा खुला कर दें, तो उससे फिर बच्चे को ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बच्चा जो एक दफ़ा फीडर के ऊपर पड़ जाए और उसको ज़ोर ना लगाना पड़े, तो फिर वो माँ का दूध नहीं पकड़ेगा। ये बहुत 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 ज़रूरी बात है। निपल कन्फ्यूजन जो है इसको कहते हैं हम। जब वो आर्टिफ़िशियल निपल पकड़ लेता है तो उसको फिर जो ब्रेस्ट मिल्क है वो उसका लेना बिल्कुल जो है वो छोड़ देता है बच्चा। तो अगर बेबी आपका दोनों ले रहा है चीज़ें, तो फिर उसको वैसे तो इन्फेंटाइल कॉलिक के चांसेस भी कम हैं। अगर वो ब्रेस्ट मिल्क भी ले रहा है और साथ टॉप फीड भी ले रहा है, तो उसको कॉलिक होने के चांसेस कम हैं। और अगर आपका बेबी दोनों फीड ले रहा है तो निपल का सुराख आपने खुला नहीं करना। अगर बच्चा ज़ोर नहीं लगाएगा, ज़ोर लगा के नहीं पिएगा दूध को निपल से, बॉटल से, तो वो फिर ब्रेस्ट के ऊपर भी अच्छी तरह से सक नहीं करेगा, और सकल नहीं करेगा तो ब्रेस्ट जो है वो ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस नहीं होगा और प्रॉब्लम बनेगा। फिर बेबी आपका आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ बॉटल फीड के ऊपर चला जाएगा। ये होगी जी सेकंड चीज़। नंबर 3, स्पेशली कर्व बॉटल आती हैं। ऐसी बॉटल्स आती हैं जो ऊपर की तरफ कर्व होती हैं, जो बच्चे बॉटल फीड कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर वो एरोफेगी कम होती है, उसमें भी यही फ़ायदा होता है। थर्डली, जो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं उनमें कैसे, अगर कॉलिक हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? अगर माएँ थोड़ा-सा अपनी डाइट को मॉडिफ़ाई करें, माएँ अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें जो एलर्जी पैदा करती हैं, एलर्जेंस का इस्तेमाल कम करें। जैसा कि नट्स का इस्तेमाल थोड़ा-सा कम कर दें, स्पेशली उसमें पीनट है। पीनट हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में पीनट से एलर्जी नहीं होती, लेकिन यूरोप में पीनट से एलर्जी बहुत ज़्यादा है, तो पीनट का इस्तेमाल कम कर दें। ट्री नट्स जो हैं, जैसे चिलगोज़ा है, इसका इस्तेमाल कम कर दें। माँ अपनी फ़िश का इस्तेमाल और सी फूड्स का इस्तेमाल जो है वो कम कर दे, शेल फ़िश का इस्तेमाल कम कर दे, क्रैब का इस्तेमाल ना करे माँ अपनी डाइट में। माँ की डाइट में सोयाबीन का इस्तेमाल और भैंस के दूध का इस्तेमाल, भैंस और गाय के दूध का इस्तेमाल अगर माँ अपनी ग़िज़ा में कम कर दे, तो उससे भी फ़ायदा होता है बच्चे को। माँ अगर प्रोबायोटिक ले ले, उससे भी फ़ायदा होता है बच्चे को। प्रोबायोटिक से बच्चे को फ़ायदा होता है कि प्रोबायोटिक उसके मिल्क में हो सकता है लैक्टोबैसिलस अच्छी मिकदार में जा ही नहीं रहा हो, बाइफिडोबैक्टीरियम अच्छी मिकदार में मौजूद ना हो माँ के दूध में, तो माँ अगर प्रोबायोटिक ले तो उससे भी बच्चे को थोड़ा सा फायदा होता है। फिर बच्चे की ग़िज़ा में हम प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हैं। बच्चा इसको जिस वक़्त कॉलिक हो रहा हो, उस वक़्त हम बच्चे के पेट के ऊपर हल्के वार्म टॉवल से उसके पेट के ऊपर मसाज कर सकते हैं। बेबी को थोड़ा-सा अपराइट रख के कंधे के साथ लगा के थपक सकते हैं, उससे बेहतर हो जाता है ये कॉलिक का मसला। या बच्चे को अपने हाथ के ऊपर रख के इस तरह से बेबी को अपने हाथ के ऊपर रखना है कि उसका फेस इस तरह से हो। फेस बेबी का फ्रंट की तरफ हो, ऐसे मेरा लेफ्ट हैंड है जैसे, ऐसे फ्रंट की तरफ हो, और बॉटम से बेबी को आपने ऐसे होल्ड करना है। बेबी को आप ऐसे साइड टू साइड रॉक करेंगे, बेबी इससे बहुत ज़्यादा सूद हो जाएगा। बेबी का जो इन्फेंटाइल कॉलिक है, उससे ध्यान उसका हट के उसका सराउंडिंग्स की तरफ ध्यान चला जाएगा, और कॉलिक के साथ एसोसिएटेड जो उसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, यानी उसका जो मैदा उबल रहा है और ग़िज़ा की नाली में तेज़ाब आ रहा है, वो भी सेटल होगा। इससे भी बच्चे को फ़ायदा होगा। हाइड्रोलाइज़ फ़ॉर्मूला चेंज किया जा सकता है उसका बच्चे का, लेकिन 2 हफ़्ते का ट्रायल ज़रूरी है। ये अक्सर डॉक्टर जो हैं वो हफ़्ते-हफ़्ते के फ़र्क से, 3-3 दिन के फ़र्क से फ़ॉर्मूला चेंज कर रहे होते हैं। इंटेस्टिनल ट्रांज़िट टाइम होता है, जो पहला फ़ॉर्मूला पेट में मौजूद है, आंतों में मौजूद है, वो कम से कम 3 दिन लेगा आंतों से निकलने में। तो उसके बाद आपने 3 दिन के बाद फिर चेंजेज़ को देखना शुरू करना है कि पहले वाले फ़ॉर्मूला की वज़ह से जो सॉफ्ट टिश्यू चेंजेज़ आई हुई थी, जो स्मूथ मसल चेंजेज़ आई हुई थी, क्या वो रिवर्स हो गई हैं? क्या उसकी वजह से जो एलर्जीज़ आई हुई थी, क्या वो रिवर्स हो गई? तो वो आहिस्ता-आहिस्ता रिवर्स होंगी, एकदम तो रिवर्स नहीं होंगी। तो कोई भी फ़ॉर्मूला जब आपने चेंज करना है, तो आपने 2 हफ़्ते का टाइम उसको ज़रूर देना है। अक्सर लोग लैक्टोज़ फ्री फ़ॉर्मूला दे देते हैं। लैक्टोज़ फ्री फ़ॉर्मूला इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर दिस। हाइड्रोलाइज़ फ़ॉर्मूला इज़ एडवाइजेबल, लेकिन हाइड्रोलाइज़ फ़ॉर्मूला अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान में है कोई नहीं। हम उसमें स्पेशली फ़ॉर्मूला जो कि गर्ड के लिए, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ के लिए जो है वो होता है, उसको वो हम एडवाइस कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली फिर आ जाता है जी ग्राइप वाटर का इस्तेमाल। ग्राइप वाटर एक बहुत अच्छी चीज़ है। डिल सीड ऑयल होता है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है वो इसके अलावा थोड़ा-सा बाइकार्बोनेट भी होता है, और थोड़ा-सा इसमें ग्लूकोज़ भी होता है जो कि हाइड्रोलाइज़्ड होता है, और उसकी उसके साथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है।
ग्राई वाटर के साथ। ग्राई वाटर जो है मुख्तलिफ ब्रांड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑब्वियसली मैं किसी एक ख़ास ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, लेकिन ग्राई वाटर जो है इसमें डेफिनेटली हेल्प करता है इन्फेंटाइल कॉलिक में। फिर यूज़ ऑफ सुक्रोज़, सुक्रोज़ देखा गया है कि किसी हद तक बच्चे को उस वक़्त सूट करती है जिस वक़्त बच्चे को कॉलिक हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है। तो सुक्रोज़ का इस्तेमाल भी इसमें किया जा सकता है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें जो बताने वाली बात है वो ये है पेरेंट्स को कि ये कोई ऐसी परेशान कोई बीमारी नहीं है। इसमें बच्चे का ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, ये आहिस्ता-आहिस्ता खुद सेटल हो जाती है। हाँ, मीनवाइल बच्चे को फैमिली को ज़रूर सपोर्ट करना पड़ता है, उनको ऐसी चीज़ें देनी पड़ती हैं जिससे बच्चे की जो डेली ग्रोथ है वो अफेक्ट ना हो। इसमें रेड फ्लैग साइन भी यहीं पे मैं बताता जाऊँ कि क्या रेड फ्लैग साइन्स हैं, किन क्या-क्या अलामात अगर हों, क्या-क्या मसाइल हों, तो आपने परेशान हो जाना है, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है, या डॉक्टर्स हज़रात के लिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये चीज़ बताता जाऊँ कि रेड फ्लैग साइन्स क्या हैं। रेड फ्लैग साइन्स ये हैं कि बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा, बच्चे का डायरनल स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है, यानी वो दिन को सोता है, रात को शदीद रोता है और जागता है। उसको वॉमिटिंग हुए जा रही है, वॉमिटिंग उसको इस लेवल की हो रही है कि हर फीड के बाद वॉमिट कर रहा है, या उसको वॉमिटिंग के साथ वेट लॉस भी है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है जिसे कहते हैं। और या बच्चे का जो है वो एक्सेसिव क्राइंग है, इनकंसोलेबल क्राई है, ऐसी क्राई है जो कि श्रिल क्राई है और जो कि आपकी यूजुअल कॉलिक से मैच नहीं करती। डेफिनेटली यू नीड एन एक्सपर्ट आई टू डायग्नोज दिस प्रॉब्लम कि ये क्या वाकई ऐसी श्रिल क्राई है जो जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसमें एक्सपर्टीज डेफिनेटली रिक्वायर होती है। फिर इसके साथ अगर कफ हो रहा है, इसके साथ अगर एब्डोमिनल पेन के साथ, यानी इन्फेंटाइल कॉलिक के साथ अगर बच्चे को नमोनिया या एज़मा या ब्रोंकोलाइटिस हो रहा है, अगर उसको डायरियाज हो रहे हैं बार बार, उसका वेट गेन अच्छा नहीं हो रहा, या वेट लॉस हो रहा है, जो मैंने पहले भी बताया वेट लॉस हो रहा है, या वेट गेन अच्छा नहीं हो रहा, थ्राइविंग बच्चा नहीं है, तो ऐसी तमाम कंडीशन में इस तरह के बच्चे को आपने, ये रेड फ्लैग साइंस हैं एंड यू नीड टू थॉरोली इन्वेस्टिगेट सच अ चाइल्ड। उसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करें, उसकी टेस्ट करवाएं, मुआयना करवाएं, और फिर उसकी बेस पे उसका इलाज करवाएं। उम्मीद है डियर पेरेंट्स कि आपको मेरी आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। मैं इंशाल्लाह जल्द किसी और वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।